मैडम बाहर एक भिखारन बहुत देर से खड़ी हुई है, ग्राहकों को परेशान कर रही है। मैनेजर की आवाज कानों से टकराई तो मैंने हिसाब किताब के रजिस्टर से नजरें उठाई। मेरे रेस्टोरेंट में रात के खाने का माहौल शुरू हो गया था। शीशे के दरवाजे से बाहर शहर की रोशनी जगमगा रही थी और अंदर मेरे सपनों की ताबीर का यह रेस्टोरेंट ग्राहकों से भरा हुआ था। मैंने थके से मैनेजर को देखा और कहा, उसको कुछ पैसे और खाने का पार्सल देकर भेज दो। मैडम, मैंने कोशिश की थी, पर वह कहती है कि उसको मालकिन से ही मिलना है। वो कोई अजीब पागल सी औरत लगती है। मैंने गहरी सांस ली। इस जगह तक पहुंचने के लिए मैंने दिन रात एक करे थे। फुटपाथ पर समोसे पकोड़े बेचने से लेकर इस शानदार से रेस्टोरेंट के मालिक बनने तक का सफर कांटों से भरा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे दरवाजे से भूखा जाए। मैं कुर्सी से उठी और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर फुटपाथ पर एक मेली कुचैली बालों में, खाक डाले फटे पुराने कपड़ों में एक औरत खड़ी हुई थी। उसको देखकर तरस आना फितरती तौर पर था। मैंने अपने पर्स से कुछ नोट निकाले और नरमी से उसकी तरफ बढ़ाए। लो माँ जी, ये रख लो और खाना भी ले लो, अपने बच्चों को खिला देना। जैसे ही उस औरत ने पैसे लेने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, मेरी नजर उसकी आंखों में पड़ी। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए और आंखें हैरत और नाकाबिल यकीन की हालत से फैल गई। मेरे गले में शब्द जैसे अटक गए। यह चेहरा, यह आंखें, इनको मैं कैसे भूल सकती थी? उस औरत ने मुझे पहचान लिया था। उसकी वीरान आंखों में डर और शर्मिंदगी की लहर दौड़ गई। वो एकदम मेरे कदमों में गिर पड़ी। वो फूट फूट कर रोते हुए चीखने लगी, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। ऊपर वाले ने मेरे जुल्म की मुझे यही सजा दी। उसकी आवाज एक हथौड़े की तरह मेरे बीते वक्त के दरवाजे पर लगी और वह सब कुछ मेरी आंखों के सामने घूम गया, जिसको मैं कितने टाइम से दफन करने की कोशिश कर रही थी। रेस्टोरेंट का शोल्डर, लोगों की आवाज, सब कुछ हल्का पड़ गया और मैं बीते वक्त के उस अंधेरी गलियों में जाकर खड़ी हुई, जहां पर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे बड़े धोखे में बदल गई थी। मेरा नाम अवनी है। आज से 1.5 साल पहले मेरी जिंदगी भी आम लड़कियों जैसी ही थी। मेरे पापा एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे और हम 4 बहनें थीं। गरीबी के बावजूद हमारे घर में प्यार और सुकून था। मेरी शादी विहान से हुई तो मुझे लगा जैसे दुनिया की हर खुशी मेरी झोली में आकर गिर गई है। ससुराल वालों की ख्वाहिश थी कि शादी सादगी से हो और मेरे माँ बाप ने खुशी खुशी उनकी ख्वाहिश पूरी की। शादी बहुत सादगी से हुई। उसके बाद मैं विहान के घर आ गई। सब कुछ सपने जैसा था। मेरे ससुर की डेथ हो गई थी और विहान अपनी माँ का इकलौता बेटा था। कोई नंद देवर या जेठ नहीं था। मेरी सास, जिनको मैं मम्मी जी कहती थी, इतना प्यार करने वाली थी कि कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। और विहान, वह तो मुझ पर जान छिड़कते थे। उनका प्यार, उनका ख्याल रखना, वो मुझे एहसास दिलाता कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत औरत हूं। हमारा घर हर तरह से सुकून से भरा था, पर एक बात थी जो मुझे पहले दिन से ही खटकती थी। वो थी उस घर में माया, विहान की मम्मी की सहेली की बेटी। मुझे बताया गया कि वह विधवा है और इस दुनिया में उसकी माँ, यानी कि मेरी सास की सहेली के अलावा कोई नहीं था। वह भी इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए वह छोटी सारी से ही उनके पास रहती थी। पर उसका रहन सहन और अंदाज किसी मेहमान या बेसहारा रिश्तेदार की तरह बिल्कुल भी नहीं था। वह घर में ऐसे हुक्म चलाती जैसे वही घर की मालकीन हो। हर मामले में उसकी एडवाइस ली जाती और हर फैसला वही करती जो वह चाहती। एक दिन मैंने हिम्मत करके विहान से पूछा कि विहान, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये माया हर वक्त हमारे घर में क्यों रहती है? मेरा मतलब है कि उनका अपना कोई घर नहीं है क्या? इस पर विहान ने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया और मुस्कुराकर कहा, अवनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? वो बेचारी तो विधवा है। जवानी में ही पति का साया सर से उठ गया। उसकी माँ भी नहीं रही। वो अब और कहाँ जाएगी? उसका जवाब अलग सा था, पर दिल को तसल्ली नहीं हुई। मैंने कई बार महसूस किया कि माया की मौजूदगी हमारे बीच एक अनदेखी दीवार थी। वह हमारे पर्सनल मामले में भी दखल देती। मैं विहान के लिए कोई खास चीज बनाती तो फौरन ही वह आकर उसमें कमी निकाल देती। मैं जब विहान के कपड़े प्रेस करने लगती तो मेरे हाथ से लेकर खुद करने लगती
और बोलती कि तुम्हें क्या पता विहान कैसे प्रेस को पसंद करता है। मैं तो सालों से उसके कपड़े प्रेस करती आ रही हूं। उसका यह जताना मुझे जहर जैसा लगा। विहान मुझ पर जान देता था। मेरे लिए रोज ऑफिस से आते हुए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जो चीज वह मेरे लिए लेकर आता है, वैसी ही एक चीज माया के लिए भी जरूर लाता। एक दिन वह मेरे लिए मोती के गजरे लेकर आया। साथ ही यह गजरा माया के लिए भी था। बस उस दिन मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैंने गुस्से में वह गजरे उसके सामने फेंक दिए और चीखने लगी। ये क्या बात हुई विहान? मैं आपकी पत्नी हूं। आप उसके लिए ऐसा क्यों करते हैं? वो आपकी सिर्फ आंटी की बेटी है। मेरी इस बात पर विहान गुस्से से लाल हो गया। आज तक उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और आज मेरी यह बात सुनकर वह भड़कने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? वो गुस्से से चीखने लगा और बिना कुछ सुने तेजी से कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी जगह हैरान खड़ी रह गई। मुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, पर मेरे दिल में शक का जो बीज बो दिया गया था, वह आज एक बड़ा पेड़ बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ गया था। मुझे नहीं पता था कि यह शक मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। विहान के गुस्से ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। मैं सारी रात करवटें बदलती रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके व्यवहार पर हैरत भी। सुबह जब वह खामोशी से ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो मैंने हिम्मत करके उससे माफी मांगी। विहान, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा वह मतलब नहीं था। मैं तो बस उसने मेरी बात को काट दिया। कोई बात नहीं अवनी। उसका लहजा तो ठंडा था, पर उसमें गुस्से की जगह एक अजीब सी संजीदगी थी। तुम्हें समझना चाहिए, वह बेचारी अकेली है। अगर उसका पति होता तो उसके लिए भी इसी तरह चीज लेकर आता। मैं तो बस उसका दिल रखने के लिए ऐसा करता हूं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा पति इतना एहसान करने वाला है। उसके शब्द ने एक बार फिर मेरे दिल पर असर किया। उसने इतनी खूबसूरती से अपनी सफाई पेश करी कि मैं खुद को ही कसूरवार समझने लगी। मैंने दिल ही दिल में ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि मुझे इतना रहम करने वाला, इतना अच्छा पति मिला, और खुद से वादा किया कि आगे से कभी भी मैं माया के मामले में शिकायत नहीं करूंगी। पर शायद मेरी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। शादी को तकरीबन 4 महीने गुजर गए थे। माँ जी, जो शुरू में मेरे पर जान छिड़कती थी, अब वह हर दूसरे तीसरे दिन एक ही बात लेकर बैठ जाती। बहू, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई है तुमने? मैं उनकी बात पर मुस्कुराकर कहती कि माँ जी, अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने ही गुजरे हैं। पर उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मुझ पर डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने विहान से इस बारे में जिक्र किया तो उसने भी अपनी माँ का साथ दिया। अवनी मम्मी ठीक कहती हैं, मैं उनका इकलौता बेटा हूं। उनको अपने पोते पोती को देखने का शौक है। इसमें गलत ही किया है। तुम जाकर चेकअप करा लो, तसल्ली हो जाएगी जरा। विहान की सोच पर मुझे बहुत अजीब लगा और दिल भी दुखा, पर मैं चुप रही। आखिरकार सास के रोज रोज के इस बात के कहने पर परेशान होकर मैं उनके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख दिए और कहा कि रिपोर्ट 2-3 दिन बाद मिलेगी। तो मांझी ने फौरन से कहा, डॉक्टर साहिबा, आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद आकर रिपोर्ट ले जाऊंगी। उनका यह कहना मुझे तो अजीब लगा, पर उस वक्त मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैंने जैसे परेशानी और टेंशन में गुजारे। मेरे दिल में अनजाने डर ने डेरा डाल लिया था। पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा। 2 दिन के बाद जब विहान ऑफिस से वापस आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मेरे पूछने से पहले मेरी सास बोल पड़ी, आ गई रिपोर्ट? और वही हुआ जिसका डर था। विहान ने वह रिपोर्ट मेरे सामने मेज पर फेंक दी। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब मैंने उसको उठाया। उस पर लिखा हुआ था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती हूं। मेरे कदमों तले उस पर जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी तो मैं सदमे से निकली भी नहीं थी कि मेरी सास ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। इकलौते बेटे के आंगन में कभी कोई बच्चा किलकारियां नहीं मारेगा, और माया, उसके शब्द तो किसी जहरीले तीर की तरह मेरे दिल में चुभ रहे थे।
मैं तो पहले ही कहती थी, इस लड़की के कदम इस घर में मनहूस बनकर आए हैं। विहान की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने रोते हुए विहान की तरफ देखा। शायद वो मुझे तसल्ली दे, मेरा साथ दे। मैंने उसको बताने की कोशिश की कि माया मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही है। विहान, आप माया से कहिए कि यह घर छोड़कर चली जाए। अभी मेरी बात पूरी होती, उससे पहले ही माया एक जिद भरी मुस्कान के साथ आगे बढ़ी और विहान के बाजू में अपना हाथ डालकर बोली, खबरदार, अगर तुमने मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं सिर्फ उसकी आंटी की बेटी नहीं, उसकी होने वाली पत्नी हूं। ये शब्द जैसे किसी शीशे की तरह मेरे कानों में उतरे। मैं पागलों की तरह विहान को देखने लगी। विहान, ये क्या बोल रही है? ये झूठ है ना? तुम मुझे नहीं छोड़ोगे कभी। पर विहान ने मेरी आंखों में देखे बिना किसी पछतावे के सर हिला दिया। उसकी खामोशी मेरी आत्मा तक को जख्मी कर गई थी। हाँ, हाँ, यह सच है। मैं माया से ही शादी करने वाला हूं। जब तुम मुझे बाप नहीं बना सकती तो मैं कुछ और रास्ता तो देखूंगा ही, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। अब जब तुम मुझे वह खुशी नहीं दे सकती तो तुम्हारी इस घर में भी कोई जगह नहीं। ये कहते हुए उसने मेरा कांधा जोर से पकड़कर दरवाजे की तरफ ले गया। मेरी सास खामोश खड़ी हुई तमाशा देख रही थी और माया के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट थी। विहान, ऐसा मत करिए। ऊपर वाले के वास्ते मुझ पर तरस खाइए। मैं भला कहाँ जाऊंगी? मैं बुरी तरह रोती रही, चीखने रही, पर उस पत्थर दिल इंसान पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं गली में गिरी हुई थी। मेरे कानों में माया के शब्द गूंज रहे थे, अभी तुम कुछ नहीं दे सकती उसे, अभी निकलो यहां से। इस रात में सिर्फ उसके घर से नहीं निकाली गई थी, मुझे मेरी जिंदगी, मेरे सपनों और मेरे भरोसे की दुनिया से निकालकर बाहर फेंका गया था। मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। मेरी 3 बहनें पहले ही घर पर थीं और पापा दिल के मरीज थे। मेरी हालत देखकर उनको कुछ हो जाता। मेरे सामने अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि यह रात मुझे इस सुबह की तरफ ले जाएगी। मेरे मुंह पर बंद होने वाला दरवाजा सिर्फ एक लकड़ी का गेट नहीं, वो मेरी इज्जत, मेरे सपनों को, मेरे भरोसे का मकबरा था। मैं ठंडी सड़क पर चल पड़ी थी। रात की खनकी मेरी हड्डियों में उतर रही थी, पर मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी उसके सामने की सर्दी कम थी। आंसू का सैलाब था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर पल, हर वह बात, हर वो मुस्कुराहट जो विहान ने मुझे दी थी, एक धोखे का तेजाब बनकर मेरी आत्मा को जला रही थी। कुछ देर बाद मोहल्ले के 1-2 घरों के लाइट जली। लोग अपनी अपनी खिड़कियों से झांकने लगे। मेरे लिए उनकी हमदर्दी भरी नजरों में तरस कम, तमाशा ज्यादा था। मैं जानती थी कि सुबह तक यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी कि विहान ने अपनी पत्नी को आधी रात में घर से निकाल दिया। मैं इस बेइज्जती का सामना नहीं कर सकती थी। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से उठी और बिना किसी मंजिल के अंधेरी गलियों में चलने लगी थी। कहाँ पर जाऊं? किसके पास जाऊं? पापा का दिल का दौरा पड़ा हुआ चेहरा आंखों के सामने घूम गया। नहीं नहीं, मैं उनकी तकलीफ का कारण नहीं बन सकती। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, अपने अंदर हिम्मत जमा की। शहर की सड़कों पर भटकते भटकते ही सुबह हो गई। मेरे पास ना पैसे थे, ना फोन और ना कोई सहारा। भूख और थकान से मेरा बुरा हाल था। एक मंदिर के बाहर लगे हुए नल से मैंने पानी पिया तो मेरी जान में कुछ जान आई। वहीं पर एक बेंच पर बैठी हुई बूढ़ी औरत मुझे काफी देर से देख रही थी। मेरे पास आकर बोली, बेटी, तुम परेशान लग रही हो? तो कोई घरवाला नहीं है? उसकी आवाज में ममता की मिठास थी। मैं उसके सामने फूट फूट कर रोने लगी और उसको अलग तौर पर बताया कि मुझे घर से निकाल दिया गया है। उसने एक ठंडी आह भरी और बोली कि इस शहर में रोज हजारों लड़कियों की कहानियां जन्म लेती हैं और दम तोड़ देती हैं। अगर कहीं ठिकाना नहीं है तो अनाथ आश्रम चली जा, सर छुपाने की जगह भी मिल जाएगी और 2 वक्त की रोटी भी। उसका मशवरा मुझे उम्मीद की किरण जैसा लगा। उसने मुझे रास्ता समझाया और मैं एक नए मोड़ की तरफ, उस मंजिल की तरफ चलने लगी। अनाथ आश्रम की ऊंची दीवारों के अंदर एक और ही दुनिया आबाद थी। वहां पर मुझ जैसी कई औरतें थीं। हर एक की अपनी कहानी, अपना दुख, अपनी परेशानी थी। कोई पति के जुल्म के शिकार थी
तो कोई भाई की बेरहमी का शिकार। कुछ दिन तो मैं बस एक कोने में पड़ी हुई रोती रहती, पर फिर धीरे धीरे वहां की दूसरी औरतों के दुख को देखकर मुझे अपनी परेशानी कम लगने लगी। यहीं पर मेरी मुलाकात सरला दीदी से हुई। वह एक ज्यादा उम्र की मजबूत व्यवहार औरत थी। उनके चेहरे पर वक्त ने कई लकीरें छोड़ी थी, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे रोता देखा तो मेरे सर पर हाथ फेर दिया और बोली कि रोकर अपने दुश्मनों को खुश मत करो, उठो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें गिराने वाले खुद तुम्हारे कदमों में गिर जाए। उनके शब्दों में बिजली जैसी आग थी। उन्होंने मुझे जीने का एक नया हौसला सिखाया। सरला दीदी ने मुझे बताया कि वह भी कभी वक्त के हालात की मारी हुई थी जब वह यहाँ पर आई थी, पर अब वह यहाँ की दूसरी औरतों को नए नए हुनर सिखाती हैं ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। मैंने भी उनके साथ सिलाई का काम शुरू किया। एक दिन मैंने किचन में खाना बनाया तो सरला दीदी ने खाने का जायका चक्कर कहा, तेरे हाथ में तो जादू है, तू ये सिलाई कढ़ाई छोड़, अपना काम शुरू कर। उन्होंने ही मुझे समोसे पकोड़े का ठेला लगाने का मशवरा दिया और अपनी जमा पूंजी से कुछ पैसे मुझे मदद के लिए भी दिए। अनाथ आश्रम से बाहर एक कोठरी किराए पर ली और अपना काम शुरू करने की तैयारी की। एक रात अनाथ आश्रम में टीवी पर खबरें चल रही थीं। मैं दूसरी औरतों के साथ बैठी हुई थी। तभी अचानक स्क्रीन पर उसी क्लिनिक की तस्वीर आई जहां पर मेरी सास मुझे चेकअप के लिए लेकर गई थी। वह न्यूज़ एंकर बता रही थी कि उन लोगों को गिरफ्तार किया गया जो जाली मेडिकल रिपोर्ट बनाने में शामिल था, और उस ग्रुप की हेड इस क्लिनिक की डॉक्टर थी। मेरा दिल धक से रह गया। अगर कुछ खबरें में उस लेडी डॉक्टर का नाम नहीं लिया गया था, पर मेरे दिल में शक का कांटा चुप कर रह गया। क्या मेरी रिपोर्ट भी जाली थी? क्या यह सब एक सोची समझी साजिश थी? ये ख्याल आते ही मेरे अंदर इंतकाम की एक नई आग भड़क उठी। मुझे सिर्फ अपने पैरों पर खड़ा नहीं होना था, मुझे उस साजिश की नींव तक भी पहुंचना था। मुझे विहान, माया और अपनी सास को उनके किए की सजा दिलवानी थी। यही सोचकर एक अगले ही दिन मैंने अनाथ आश्रम से वहां जाने का फैसला किया। मैं अब एक बेसहारा मजलूम औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसकी मंजिल अब सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि इंसाफ भी था। अनाथ आश्रम की दहलीज से बाहर कदम रखते हुए मेरे अंदर डर और उम्मीद की मिलीजुली हालत थी। सरला दीदी के दिए हुए पैसों और मेरे बचाए हुए थोड़े से पैसों में पुराने बाजार से एक छोटे से थैला और सामान खरीदा। एक चौराहे के फुटपाथ पर जगह देखी और ऊपर वाले का नाम लेकर मैं काम शुरू कर दिया। शुरुआत आसान नहीं थी। दिन भर धूप और धूल में खड़े रहना, लोगों के अजीबोगरीब नजरों का सामना करना और फिर रात को छोटी सी अंधेरी कोठरी में अकेले सोना। कई बार मेरी हिम्मत टूटी, कई बार दिल ने कहा कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊं। फिर विहान और माया का हंसता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आता तो मेरे अंदर की आंख फिर से भड़क उठी। मैंने अपना सारा ध्यान अपने काम पर लगाया। मेरे हाथ का जायका सच में बहुत अच्छा था। धीरे धीरे मेरे समोसे और पकोड़े का स्वाद सब जगह फैलने लगा। लोग बड़े दूर दूर से मेरे ठेले पर आने लगे। मेरा काम चलने लगा। कुछ ही महीनों में मैंने इतने पैसे जमा कर लिए कि मैं अपने घर माँ बाप को फोन कर सकती थी। मैंने पब्लिक फोन बूथ से कांपते हुए हाथों से घर का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ मेरी माँ ने आवाज सुनी तो रोने लगी। मेरे अपने बर्दाश्त के सारे बांध टूट जाने के बावजूद खुद को संभाला। मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं अपने घर में बहुत खुश हूं, बस विहान का मेरा किसी से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं, इसलिए मैं उनसे मिलने नहीं आ सकती और ना ही वह उनसे मिलने आए। मेरी बात सुनकर उनको दुख तो काफी हुआ, पर मेरी खुशी की खातिर वह राजी हो गई। ये झूठ बोलते हुए मेरा दिल बुरी तरह से दुख रहा था, पर अपने बीमार बाप की जिंदगी के खातिर ये बहुत जरूरी था। अब जबकि मेरे हालात कुछ बेहतर हो गए थे, मेरे दिमाग में वो शख्स दोबारा से उठने लगा जो टीवी पर खबर देखकर पैदा हुआ था। मैं उस साजिश की हकीकत जानना चाहती थी। मैं जानती थी कि मेरे पास ना कोई सबूत था और ना ही कोई ताकत, ना मैं पुलिस के पास जा सकती थी। इसलिए मैंने खुद ही इस मामले की छानबीन करने का फैसला किया। मैं अपना हुलिया बदलकर एक पुरानी सी चादर ओढ़कर उस क्लिनिक के इलाके में गई
लेकिन मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। बस बाहर एक चाय की टपरी पर बैठकर क्लिनिक पर नजर रखने लगी। 2-3 दिन तक मैंने यही किया। रोज वहां जाकर घंटे बैठी रहती। मैंने अफसोस से मेडिकल स्टोर वाले से दूसरे मरीजों से बातों में उस लेडी डॉक्टर जिसका नाम डॉक्टर ईशा था, उसके बारे में जानने की कोशिश की। लोगों ने बताया कि डॉक्टर तो बहुत अच्छी है, पर थोड़ी घमंडी है। उस बीच मुझे कोई खास बात पता नहीं चल सकी, तो मैं मायूस होने लगी थी। एक दिन मैं वहीं पर बैठी थी कि मैंने एक जानी पहचानी शक्ल को क्लिनिक से बाहर निकलते हुए देखा। यह माया थी। अपना चेहरा ठीक से ढकी हुई थी, पर फिर भी मैं उसकी चाल और आंखें अच्छे से पहचान सकती थी। वह जल्दी से गाड़ी में बैठी और चली गई। मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबूत था। उसका यहां पर क्या काम? अगर वह रिपोर्ट सच्ची थी, तो उसको यहां पर आने की क्या जरूरत थी? मेरा शक यकीन में बदल गया। अगले दिन मैंने और हिम्मत की और क्लिनिक के कंप्यूटर से बात करने की कोशिश की। मैंने उसे एक मजबूर औरत बनकर कहानी सुनाई कि मेरी एक रिश्तेदार की भी ऐसी ही रिपोर्ट बनी थी और हम बहुत परेशान हैं। बातों बातों में मैंने माया की बात छेड़ी कि कल उसको यहां पर देखा था। उस कंप्यूटर ने लापरवाही से कहा, हाँ, वह तो यहां पर आती रहती हैं। वह तो डॉक्टर साहिबा की यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है और सुना है कि उनके पति ने ही डॉक्टर साहिबा को यह क्लिनिक खुलवाने में मदद की थी। यह सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। तो ये बात थी। डॉक्टर ईशा माया की दोस्त थी। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक गहरी साजिश थी। उन्होंने मिलकर मेरी जिंदगी तबाह की थी। मेरे अंदर गुस्से की एक तेज लहर उठी। उसी शाम जब मैं अपने ठेले पर काम खत्म करके कोठरी की तरफ जा रही थी, तो एक छोटी गली में मोटरसाइकिल मेरे पास आकर रुकी। उस पर 2 मुंह को ढके हुए आदमी बैठे थे। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, जो हो गया उसको भूल जाओ और अपनी जिंदगी को जियो। अगर पुरानी बातें निकालने की कोशिश की तो जुबान खींचकर हाथ में दे देंगे। ये कहकर उन्होंने तेजी से मोटरसाइकिल भगा दी। मैं डर से कांपती हुई दीवार के साथ लग गई। यह तो खुली धमकी थी। इसका मतलब यह था कि उन्हें पता चल गया है कि मैं कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हूं। वह मुझे देख रहे थे। अब यह सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं रही, यह मेरी जिंदगी की जंग बन गई थी। उस धमकी ने मुझे डरा जरूर दिया था, लेकिन मेरे अंदर की आग को और भड़का दिया। अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, चाहे मुझे इस जंग में अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। मैं माया और मां को उनके अंजाम तक पहुंचाकर रहूंगी। गली के अंधेरे में गूंजने वाली वह धमकी मेरे शरीर में उतर गई थी। मैं कांपते हुए कदमों से अपनी कोठरी तक पहुंची और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं सकी। हर आहट पर मेरा दिल उछलकर हलक में आ जाता। मुझे लगता जैसे अभी वह लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देंगे। डर एक जहरीले नाग की तरह मेरे दिमाग में फन फैलाकर बैठा हुआ था। कई दिन तक मेरा यही हाल रहा। मैं ठेले पर भी जाती तो सहमी सहमी रहती, हर ग्राहक को शक की नजर से देखती। उस डर और अकेलेपन की हालत में मुझे एक इंसान का ख्याल आता, सरला दीदी। मैं एक दिन हिम्मत करके अनाथ आश्रम उनसे मिलने गई। मैंने उनको सारी बात बताई, पर यह बात जरूर कही कि कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। सरला दीदी ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और गहरी सांस लेकर बोली, देख अवनी, ये दुनिया कमजोरों को जीने नहीं देती। डर इन जालिमों का सबसे बड़ा हथियार है। जिस दिन तुमने डरना छोड़ दिया, समझो वो लोग हार गए। तुमने जो लड़ाई शुरू की है वह आसान नहीं है, पर याद रखना, पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया है। फिर उन्होंने मुझे समझाया, अपना तरीका बदलो, मंजिल नहीं। तुम अभी तक कमजोर हो, अभी तुम उनसे नहीं टकरा सकती। चुप हो जाओ, अपने काम पर ध्यान दो कि तुम्हारी कामयाबी का शोर उनके कानों में पर्दे फाड़ दे। तुम ताकतवर होगी तो इंसाफ खुद तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। सरला दीदी की बातों ने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। मैंने समझ लिया कि मेरे अंदर का नया जज्बाती पर और जल्दबाजी और मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे शतरंज के एक माहिर खिलाड़ी की तरह चाल चलनी थी। मैंने अपनी तफ्तीश को वहीं रोक दिया और अपने काम में ध्यान लगाने लगी। मेरा मकसद अब सिर्फ अपना नाम बनाना था। मुझे इतनी दौलत और शोहरत कमानी थी
कि मैं शहर के बेहतर वकील के पास जा सकूं और अपने दुश्मनों को अदालत में खींच सकूं। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हुआ। मैंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। मैं सुबह को 4 बजे उठती, अपना सामान तैयार करती और काफी रात तक काम करती। मेरी मेहनत रंग लाने लगी। फुटपाथ के थैले में मैंने एक छोटे से खोखे तक का सफर तय कर लिया। अब मेरे पास 2 नौकर भी थे। मैंने अपने छोटे से कोठरी को छोड़कर बेहतर मोहल्ले में एक छोटा सा फ्लैट का किराए पर ले लिया। जिंदगी की गाड़ियां अपने रास्ते पर आ रही थी, लेकिन शायद खुशी को मेरी जिंदगी का पता पसंद नहीं था। एक दोपहर जब मैं ग्राहकों को डील करने में बिजी थी, मुझे घर से फोन आया। पड़ोसियों का नंबर था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से मेरी बहन की चीखें भारी आवाज आई, दी पापा, पापा अब नहीं रहे। यह सुनना था कि मेरे फोन हाथ से नीचे गिर गया, जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। मेरा सब कुछ, मेरा सहारा, मेरी हिम्मत, मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं कैसे वहां पर पहुंचूं? क्या करूं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फौरन से अपना काम बंद किया और पहली गाड़ी पकड़कर घर पहुंची। घर पर दाखिल हुई तो वहां पर कोहराम मचा हुआ था। पापा का बेजान शरीर बैठक में रखा हुआ था और मेरी मम्मी और बहनें उनसे लिपट कर रो रही थी। सब कुछ पूरे मंजर में तकलीफ दे बात यह थी कि मुझे अपने आंसुओं पर भी रोक लगाना था। सब रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे। सबकी नजरें मुझ पर थी। विहान कहाँ पर है? वो क्यों नहीं आया तुम्हारे साथ? हर कोई मुझसे यही सवाल कर रहा था। मैं हर किसी को झूठी तसल्ली देती रही कि वह किसी जरूरी काम से शहर से बाहर है, जल्दी आ जाएंगे। अपने पापा की मौत के गम से ज्यादा अपने झूठ को निभाने का गम मुझे खाए जा रहा था। पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग चले गए तो घर की खामोशी काटने को दौड़ने लगी। मेरी माँ एक जीती जागती लाश बनकर रह गई। मैं उनकी हालत देखकर तड़पने लगी। इस दुख की घड़ी में, जब मुझे अपने पति के कांधे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं बिल्कुल अकेली थी। रात को जब मैं अपनी मम्मी के पास लेटी, वह मेरा हाथ पकड़कर सिसकने लगी थी। उनकी नजरें मेरे चेहरे को देख रही थीं। एकदम से उन्होंने कहा, अवनी सच बता बेटा, तेरी आंखों में मुझे वह खुशी नहीं दिख रही जो एक सुहागन की आंखों में होती है। विहान कहाँ पर है? वो तेरे साथ भी नहीं आया, ना ही वह अंतिम संस्कार में कहीं दिखा। उनके सवालों ने मेरे सब्र की आखिरी बांध को भी तोड़कर रख दिया। मैं उनके सीने से लगकर बुरी तरह रोने लगी। उस रात मैंने अपनी मम्मी को वह सब कुछ बता दिया जो कितने टाइम से मैं दबाए हुए थी। उस रात मेरी और मम्मी के बीच आंसू और सिसकियों के सिवा कोई तीसरी चीज नहीं थी। मैं बोलती रही और वह सुनती रही। जब मैंने उनको विहान और माया की हकीकत, अपनी सास के जुल्म, जाली मेडिकल रिपोर्ट और घर से धक्के देकर बाहर निकाल देने के बारे में बताया, मैं गम से निढाल हो गई। उनके लिए यकीन करना मुश्किल था कि जिन लोगों में उन्होंने अपनी बेटी को इतने अरमानों से शादी करके भेजा था, वह लोग इतने बुरे निकलेंगे। उनका दिक और गुस्सा जायज था, लेकिन फिर उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, उसने मुझे हैरान कर दिया। सुबह तक अपने आंसू पोंछ चुकी थी और उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। तूने जो कुछ कहा, तू उसके बाद अकेली नहीं रहेगी। मैं तेरे साथ चलूंगी। मैंने उनको बहुत समझाया कि वहां पर मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, पर वह नहीं मानी और पापा के जाने के बाद वह इस घर में अकेली नहीं रहना चाहती थी। मैं अपनी माँ और 3 बहनों की जिम्मेदारी लेकर वापस अपने किराए वाले फ्लैट पर आ गई। ये मेरी जिंदगी का बहुत मुश्किल पड़ाव था। अब मुझे सिर्फ अपना नहीं, अपनी पूरी फैमिली का पेट पालना था। मेरी माँ का साथ मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत बन गया। वह किचन संभालती और मैं बाकी के मामले देखती। हम दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। मेरे ढाबे की कामयाबी अब आसमान को छू रहे थे। मैंने पैसे जमा करके एक सड़क पर एक पुरानी दुकान खरीद ली, पर उसका एक शानदार से रेस्टोरेंट में बदलने का काम शुरू कर दिया। इस बीच मैंने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी की। मैंने अपनी तीनों बहनों की बहुत अच्छे घरों में शादी कर दी। जब तीसरी बहन की विदाई हुई तो मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, अवनी, ऊपर वाले का शुक्र है, तूने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब तू अपने बारे में सोच। उस जालिम इंसान से तलाक ले
और अपनी नई जिंदगी शुरू कर। मैं जानती थी कि वह मेरी भलाई के लिए कह रही है, पर मेरे जख्म अभी ताज़ा थे। उनको समझाया, मम्मी, मैं विहान से भिखारी की तरह तलाक मांगने नहीं जाऊंगी। उसने मुझे एक झूठा इल्जाम के बुनियाद पर घर से निकाला था, मेरी इज्जत पर सवाल उठाया था। मैं उससे तलाक नहीं, इंसाफ लूंगी। मैं उसको उसके घर वालों को अदालत में घसीट कर लाऊंगा। वह सबके सामने उनका असली चेहरा दिखाऊंगा। पर उसके लिए मुझे और मजबूत होना था। अब वक्त आ गया है। मेरा रेस्टोरेंट खुलने वाला है। मेरा पहला काम यही होगा। कुछ ही महीनों में मेरा रेस्टोरेंट शहर के मशहूर रेस्टोरेंट में से एक बन गया। मेरी कामयाबी की कहानी अखबारों में छपने लगी। मैं अब सिर्फ अवनी नहीं थी, मैं अवनी मैडम थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर शायद किस्मत को मेरा सुकून मंसूर नहीं था। मेरे रेस्टोरेंट में एक इंसान अक्सर आने लगा। वो 3035 साल का दिखने में अच्छा खासा हैंडसम आदमी था। उसका नाम अरिहंत था। वह हमेशा अकेला आता, खाना खाता और जाते हुए मेरी मेहनत की तारीफ जरूर करता। उसके अंदाज में एक शराफत थी जो मुझे काफी अच्छी लगती थी। मेरी माँ ने भी उसको कई बार देखा और वह भी चाहती थी कि मैं उसके बारे में सोचूं। एक शाम को काउंटर पर अपना बिल पे करने आया और मुझसे बोला, अवनी मैडम, आपकी कामयाबी सच में काबिले तारीफ है। मैं विहान को जानता हूं। उनके टेक्सटाइल मिल के साथ हमारी कंपनी का कारोबार है। वह सच में एक बदकिस्मत इंसान है जिसने आप जैसे हीरे को खो दिया। उसकी जुबान से विहान का नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, आप उनको कैसे जानते हैं और यह सब आपको कैसे पता? वो डरावने से अंदाज में मुस्कुराया और बोला, कुछ बातें हवाओं में खुद ही सफर कर लेती हैं। इतना कहकर वह चला गया। मैं अपनी जगह हैरान खड़ी हुई थी। ये इंसान कौन था? या ये सच में मेरा हमदर्द था? या विहान और माया ने मेरी जासूसी के लिए इसको भेजा था? क्या मेरी कामयाबी की खबर उन तक पहुंच गई थी? उस एक मुलाकात ने मेरे दिमाग में हजारों सवाल पैदा कर दिए। मुझे लगा कि जैसे मैं जहां पर पहुंची थी वहां पर एक नया तूफान दस्तक दे रहा था। अरिहंत के जाने के बाद मैं काफी देर तक अपनी जगह पर पत्थर बनी हुई खड़ी रही। उसकी आखिरी बात, कुछ बातें हवाओं में सफर कर लेती हैं, मेरे दिमाग में खतरनाक घंटे की तरह बज रहा था। यह कोई हमदर्दी नहीं थी, यह एक धमकी थी। एक याद दिलाने की बात थी कि मेरे पिछले वक्त ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उस पल मेरी सुकून भरी जिंदगी में एक बार फिर से डर पैदा होने लगा। अरिहंत का रेस्टोरेंट आना जारी रहा, पर अब उसके व्यवहार में अजीब सा बदलाव था। वह अभी भी शरीफ सा था, पर उसकी नजरें हर वक्त मुझे परखती थीं। वह मुझे मेरे कारोबार के बारे में सवाल करता, मेरी कामयाबी की कहानी सुनना चाहता। मुझे ऐसा लगता जैसे वह मेरे शब्दों से ज्यादा मेरी आंखों में छुपे हुए डर को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी मौजूदगी मेरे लिए एक तकलीफ बन गई। मेरी माँ ने मेरी हालत भांप ली। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, मैं जानती हूं तुम उस आदमी की वजह से परेशान रहती हो। अगर ये तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम पुलिस को बताओ। मैंने ठंडी आह भरी, मम्मी, पुलिस इस बात पर कहाँ कार्रवाई करेगी? उसने कुछ कहा नहीं है, कुछ भी किया नहीं। ये इससे ज्यादा गहरी कोई चाल, मुझे खुद ही उसका पता लगाना होगा। मैंने फैसला कर लिया, मैं और उसके डर के साए में नहीं जीऊंगा। मैंने वह काम किया जो कुछ टाइम पहले करने का सोचा भी नहीं सकती थी, जो कुछ टाइम पहले करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अपनी मेहनत की कमाई का इस्तेमाल किया। मैंने एक शहर की छोटी पर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी से कांटेक्ट किया और उनको अरिहंत की फोटो दिखाकर उसके बारे में डिटेल्स निकालने का काम सौंप दिया। ये बहुत बड़ा कदम था। मैं एक मजलूम औरत से एक ऐसी औरत बन गई थी जो अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद आगे बढ़ रही थी। एक हफ्ता इंतजार बहुत भारी लग रहा था। फिर आखिरकार एजेंसी से फोन आया। मैं उनके ऑफिस पहुंची तो इन्वेस्टिगेटर ने मेरे सामने एक फाइल रख दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपते हुए हाथों से फाइल खोली। पहले पेपर पर अरिहंत की फोटो की डिटेल्स थी। उसका पूरा नाम अरिहंत शर्मा था। साथ में एक लाइसेंस वाला प्राइवेट जासूस था। ये पढ़ते ही मेरा रोंगटे खड़े हो गए, पर अगली लाइन में मेरे पैरों तले से जमीन सरका दी। फाइल में लिखा हुआ था
कि अरिहंत शर्मा को आज से 2-3 महीने पहले विहान ने हायर किया था। ये जाहिर होना मेरे लिए नाकाबिल यकीन था। मैं सोच रही थी कि उसको माया ने भेजा होगा मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए, पर उसको तो विहान ने भेजा था। क्यों? क्या वह मुझे बर्बाद करना चाहता था? इन्वेस्टिगेटर ने मुझे और डिटेल्स बताई जो उसने अपने जरिए से निकाली थी। मैडम, जब विहान साहब ने अरिहंत को हायर किया तो उनका काम सिर्फ इतना था कि वह आपको तलाश कर ले और यह मालूम करे कि आप जिंदा हैं और किस हाल में हैं। पर पिछले 1 महीने से उनके आर्डर बदल गए हैं। अब विहान साहब आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। आपका कारोबार कैसा है? आपकी पर्सनल जिंदगी अब कैसी है? क्या आपने दूसरी शादी कर ली है या नहीं? उसने और बताया। हमारे जरिए के मुताबिक विहान टेक्सटाइल में पिछले 1 साल से बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी और माया जी के बीच बहुत दखल अंदाजी की खबरें हैं। हर शब्द मेरे लिए एक नया धमाका था। तो ये थी असली कहानी। विहान की जिंदगी में तूफान आया हुआ था। माया के साथ उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। पर वह मुझे क्यों तलाश कर रहा था? क्या उसको अपने किए का पछतावा हो रहा था, या यह भी कोई नया फरेब, नया झूठ था? मेरे ख्याल में हजारों तरह के सवाल घूमने लगे। मैंने फिर फैसला किया कि इस ड्रामे को खत्म करना चाहिए। मैं और चुप नहीं बैठूंगी। मैं उस इंसान का सामना करूंगी। उस रात जब अरिहंत रेस्टोरेंट में आया और अपना खाना खत्म कर गया, मैं खुद उसके टेबल पर गई। मिस्टर अरिहंत, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, या आप रेस्टोरेंट बंद होने के बाद कुछ मिनट रुक सकते हैं? मेरे लहजे में ऐसी सीरियसनेस और ठहराव था कि वह मना नहीं कर सका। उसकी आंखों में पहली बार परेशानी की झलक नजर आई। रात के 12 बजे तक आखिरी नौकर भी जा चुका था। मैंने अपने रेस्टोरेंट के दरवाजे अंदर से लॉक कर लिया। हल्की रोशनी में हम दोनों एक टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। माहौल में एक ऐसा तनाव था जिसको बयान नहीं किया जा सकता। मैंने एक गहरी सांसें ली, अपनी सब हिम्मत जमा की और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि तो मिस्टर अरिहंत शर्मा नहीं, मुझे आपको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कहना चाहिए। अब ये एक्टिंग बंद करिए और मुझे सीधा सीधा बताइए कि आपको विहान ने मेरे पीछे क्यों लगाया है। मेरी बात पूरे होते ही उसके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ी वह देखने के काबिल थी। उसके चेहरे से नकाब हट गया था और उसकी जगह सदमे ने ले ली। मेरी तरफ से अपना काम और पहचान को सुनना अरिहंत को धमाके से कम नहीं लगा। उसका चेहरा सपाट हो गया और वह कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल चुप बैठा रहा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और अपने होशो हवास पर काबू पाया। आपको कैसे पता चला? ये जरूरी नहीं है कि मुझे कैसे पता चला। जरूरी तो ये है कि आप यहां पर क्यों हैं। मेरे लहजे में अब डर जरा भी नहीं था, सिर्फ ताकत और सच जानने की तड़प थी। अरिहंत ने समझ ही लिया कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने कहा कि देखिए अवनी मैडम, मैं अपने क्लाइंट के डिटेल्स नहीं बता सकता। ये मेरे काम के उसूलों के खिलाफ है। उसकी बात पर मैं कड़वाहट से मुस्कुराई। उसूल क्या? एक मुस्लिम औरत की जिंदगी में झांकना, उसकी जासूसी करना आपके उसूलों में शामिल है। उस दखल ने मेरी जिंदगी को तबाह किया। मुझे यह जानने का पूरा हक है कि अब वह दोबारा मेरी जिंदगी में क्यों आना चाहता है, क्यों दखल दे रहा है। अगर आपने मुझे सच नहीं बताया, कल सुबह को पुलिस में आपके खिलाफ हरेसमेंट की शिकायत दर्ज करवाऊंगी। मेरी धमकी काम कर गई। वह जानता था कि एक कामयाब बिजनेसमैन वूमेन की शिकायत एक प्राइवेट जासूस का लाइसेंस भी जब्त कर सकती है। उसने हार मान ली। ठीक है, मैं आपको बताता हूं जो कि मैं जानता हूं। फिर उसने जो कहानी सुनाई वह किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। उसके मुताबिक मुझे घर से निकालने के बाद माया ने पूरे घर पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। पर जिस औलाद के लिए सारा ड्रामा रचाया गया था कभी पैदा नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया, दूसरा साल भी आ गया। माया के यहाँ औलाद नहीं हुई। उसने अलग अलग बहाने बनाकर विहान को टाल दिया। फिर आखिरकार जब विहान ने जबरदस्ती टेस्ट करवाए तो पता चला कि माया खुद मां नहीं बन सकती। सच्चाई विहान के ऊपर बिजली बनकर गिर गई। उसको पहली बार एहसास हुआ कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। इस बीच मेरी सास जो मेरे साथ जुल्म करती रही थी, उनके ज़मीर ने उनको सच्चाई दिखाना शुरू कर दी थी। एक दिन उनकी और माया की बहुत लड़ाई हुई और उन्होंने विहान को सारी हकीकत बता दी कि मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स जाली थीं
और यह सब माया के दबाव में किया गया। ये सच जानने के बाद विहान और माया के बीच भौचाल आ गया। विहान ने मुझे पहले ही कानूनी तौर पर तलाक दे दी थी। उसके बाद ही माया से शादी कर ली थी। जब उसने सच जाना कि यह सब उसकी ही चाल थी, तो उसने उसको छोड़ने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहा। पर माया ने उसको ब्लैकमेल किया। अगर उसने ऐसा किया तो उसके कारोबार में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी कि वह कहीं कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि कई उनकी मलकियत उसके नाम पर थी। उस दिन के बाद से उनका रिश्ता एक परेशानी बन गया। विहान बहुत ज्यादा जुर्म और पछतावे की आग में जल रहा है। उसने आपको ढूंढने की खातिर मुझे हायर किया, क्योंकि वह आपसे माफी मांगना चाहता है। उसको लगता है कि वह आपकी माफी के बाद ही इस सब परेशानी से निकल पाएगा। मैं खामोशी से सब कुछ सुनती रही। मेरे दिल में विहान के लिए रहम का एक कदर भी पैदा नहीं हुआ। यह तो कर्मा था जो लौटकर उसके पास आया। कुदरत अपना इंसाफ कर रही थी। अरिहंत ने पूछा, अब आप क्या चाहते हैं? क्या मैं उसको बता दूं कि आप कहां पर हैं? मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर फैसला किया। नहीं, मैंने मजबूती से कहा, उसको कुछ मत बताना। उसको इसी आग में जलने दो जो उसने खुद लगाई है। मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। आपका काम खत्म हुआ। ये आपकी फीस है। मैंने पर्स से एक नोटों की गड्डी निकालकर उसके सामने रख दी और उसको जाने का इशारा किया। अरिहंत के जाने के बाद मेरे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैंने उस रात सुकून की नींद ली। मेरे दुश्मन खुद ही अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे थे। अगले ही हफ्ते मैंने शहर के सबसे बड़े वकील से मुलाकात की। विहान, माया, मेरी सास और डॉक्टर ईशा के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दायर करने की तैयारी शुरू कर दी। कुछ हफ्ते गुजर गए। जिंदगी अपने रूटीन पर आ गई थी। मैं अपने फ्यूचर के प्लान्स बना रही थी। मेरा पास्ट अब मेरे लिए उस किताब की तरह था जो बंद रखी गई थी। एक रात मेरे रेस्टोरेंट में बहुत काम था। भीड़ लगी हुई थी। तभी मेरा मैनेजर मेरे पास आया और वही बात दोहराई जो मेरी कहानी का शुरुआत का निशाना था। मैडम, बाहर एक फकीरनी बहुत देर से खड़ी हुई है। ग्राहकों को परेशान कर रही है। वह कहती है कि उसको मालकिन से मिलना है। मैंने एक थकी हुई मुस्कुराहट के साथ उसको देखा। मेरा दिल बहुत सुकून भरा था। मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर उसकी मदद करूं। मैं कैश काउंटर से कुछ पैसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, बाहर फुटपाथ पर खड़ी मेले, कुचैले बालों में खाक डाले फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। उस पर नजर पड़ी। उसने उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए वक्त थम गया। मेरे हाथ हवा में ही रुक गए। मेरी आंखें नाकाबिल यकीन की हालत से फैल गई। ये चेहरा, ये आंखें, ये तो मेरी सास थी। कहानी फिर से उस जगह पर आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। मेरा बीता हुआ वक्त, जिसको मैं दफन कर चुकी थी, आज मुझे भिखारन की सूरत में मेरे सामने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वही औरत जिसने एक झूठी रिपोर्ट पर यकीन करके मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया था, आज ही भिखारी के रूप में मेरे रहम पर थी। वक्त और हालात ने ऐसे सब कुछ बदल दिया था। मेरे अंदर गुस्से, दुख, हैरत के मिले आसार थे और जज्बात उमड़ रहा था। मेरे आसपास मौजूद रेस्टोरेंट के गार्ड उस फकीरनी को वहां से हटाने के लिए आगे बढ़े थे कि मैंने हाथ के इशारे से उनको रोक दिया। मेरी सास ने जैसे ही मुझे पहचाना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी आंखों में नाकाबिले यकीन, चमक, हैरत और डर की लहर दौड़ गई, जैसे मेरे जिस्म में जान ही नहीं रही। वो एकदम से मेरे कदमों में गिर गई और रोने लगी। बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है। देख, ऊपर वाले ने मुझे मेरे किए की कैसी सजा दी है। वह फूट फूट कर रोने लगी और उनकी आवाज हिचकियों में डूब रही थी। मैंने फौरन फैसला किया कि मैं उनको इस हाल में यहां पर नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अपने मैनेजर को रेस्टोरेंट संभालने को कहा और अपनी सास का बाजू पकड़कर उनको सहारा दिया। मां जी यहां पर तमाशा नहीं बनाए, अंदर मेरे ऑफिस में चलकर बात करते हैं। मेरे मुंह से मां जी सुनकर उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। मैंने उनको सहारा देकर अपने ऑफिस में ले आई। उनको कुर्सी पर बिठाकर पानी का गिलास दिया। जब उनकी हालत कुछ संभल गई तो उन्होंने कांपते हुए आवाज में सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो अरिहंत की कहानी में अधूरा था। बेटी, मैं जानती हूं
कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी, पर मैं तुम्हें सच बताना चाहती हूँ। उन्होंने सिसकते हुए कहा, बेटी माया मेरे और विहान के कान भरती थी। तुम्हारे खिलाफ बहुत उल्टी सीधी बातें भी कहती थी। जिस दिन हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, उन्होंने गहरी सांस ली। उस दिन माया ने मुझे धमकी दी कि मैंने तुम्हारी जाली रिपोर्ट नहीं बनवाई तो वह जहर खाकर मर जाएगी और एक लेटर छोड़ जाएगी जिसमें वह अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराएगी। मैं ये सुनकर डर गई। एक तरफ मेरे बेटे का घर था और दूसरी तरफ माया का इल्जाम मैंने गलत रास्ते को चुन लिया और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। वह बताती रही, पर तुम्हें घर से निकालने के बाद मेरा ज़मीर मुझे एक पल भी चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को सो नहीं पाती। तुम्हारा रोता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आता। एक दिन मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने विहान को सारा सच बता दिया। उस दिन घर में भूचाल आ गया। विहान ने जब माया से इस बारे में पूछा तो वह मना करने लगी। उसने उल्टा मेरे ऊपर ही इल्जाम लगा दिया कि मैं बुढ़ापे में पागल हो गई हूं और उसका बसा बसाया घर उजाड़ना चाहती हूं। उसने विहान को भी मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि उसने मुझे ही घर से निकाल दिया। विहान एक कोने में खड़ा हुआ मुझे खामोशी से देखता रहा। जिस बेटे के लिए मैंने एक बेगुनाह की जिंदगी तबाह की, इस बेटे ने मुझे एक शब्द कहे बिना भी घर से निकाल दिया। ये कहते हुए बुरी तरह रोने लगी। उस दिन से मैं सड़कों पर भटक रही हूं, दर दर की ठोकरें खा रही हूं। ये मेरे गुनाहों की सजा है। उनकी पूरी कहानी सुनकर मेरे दिल में उनके लिए जो नफरत थी वो रहम और अफसोस में बदल गई। वो जालिम नहीं, एक कमजोर बेवकूफ औरत थी जो हालात के हाथों मजबूर हो गई। अब मेरे सामने चॉइस थी। मैं उनको वापस उस सड़क पर भेज सकती थी जहां से वह आई थी ताकि वह अपने किए की सजा पाती रहे, या फिर मैं वह कर सकती थी जो मेरी इंसानियत मुझे सिखाती है। मैंने ऊपर वाले की तरफ से डर को महसूस किया। मैंने सोचा कि अगर मैंने आज इंतकाम लिया तो मुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। मैंने फोन उठाया और अपनी मम्मी को फोन कर दिया। मम्मी, आप यकीन नहीं करेंगी, आज हमारे दरवाजे पर कौन आया है। मैंने उनको सब कुछ बताया। फिर कुर्सी से उठकर अपनी सास का हाथ पकड़ लिया। वह डरकर मेरी तरफ देखने लगी। आप आज से सड़क पर नहीं रहेंगी, मेरे साथ मेरे घर चलेंगी। ये मेरे शब्द सुनकर उनकी आंखों में जो नाकाबिल है यकीन एहसास दिखे, मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। वो औरत जिसने मुझसे मेरा घर छीना था आज मेरे रहम पर थी और मैं उनसे इंतकाम की जगह उनका जगह देने का रास्ता चुना। जब मैं अपनी सास को लेकर घर पहुंची तो मेरी मम्मी दरवाजे पर ही खड़ी थी। उन्होंने एक नज़र उस बदहाल बूढ़ी पर डाली, फिर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि अपनी बेटी के फैसले पर एक फक्र का एहसास था। हम दोनों मिलकर उनको अंदर ले गए। हमने उनको नहलाया, साफ कपड़े दिए और अपने हाथों से खाना खिलाया। वो औरत जो किसी जमाने अपने टाइम की मालिक थी, आज शर्मिंदगी से नजरें झुकाए हुए एक निवाला खा रही थी। यह मंजर मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ी जीत का लम्हा था। अगले दिन मैं अपने वकील के पास गई। मेरे साथ मेरी सास थी और वह सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार थी। उनकी गवाही ने मेरे केस को और मजबूत कर दिया। वकील ने फौरन से कार्रवाई शुरू की और कुछ ही दिनों में विहान, माया और डॉक्टर ईशा को अदालत के कटघरे में लाकर खड़ा किया। ये खबर उन सब पर बिजली बनकर गिरी। डॉक्टर का क्लिनिक फौरन से सील कर दिया गया। अदालत में जब सबके सामने सच आया तो वहां बैठे लोग भी हैरान रह गए। माया का चेहरा एकदम उतर गया। विहान के चेहरे पर शर्म और पछतावे की लकीरें साफ दिख रही थी। डॉक्टर ईशा बार बार सर झुकाकर बचने की कोशिश कर रही थी, पर कानून ने किसी को भी नहीं छोड़ा। मेरे वकील ने एक एक सबूत ऐसे पेश किए कि किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। माया और डॉक्टर ईशा को धोखाधड़ी और जाली रिपोर्ट बनाने के जुर्म में सजा मिली। विहान को भी धोखा और दबाव डालने पर जिम्मेदार ठहराया गया। उनकी चमक धमक, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई। सबके चेहरे झुके हुए थे और मैं वहां खड़ी होकर सोच रही थी कि यह वही लोग हैं जिन्होंने कभी मुझे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया था। आज वही लोग अदालत के कटघरे में खड़े होकर अपने किए की सजा भुगत रहे थे। फैसला होने के बाद मैं अदालत से बाहर निकली।
मेरी सास मेरे साथ थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बार बार कहती, बेटी काश मैंने पहले हिम्मत की होती तो तुम्हारी जिंदगी इतनी बर्बाद ना होती। मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मां जी अब सब पीछे छूट गया। अब हमारे सामने नया सफर है। मुझे अब किसी से डर नहीं लगता क्योंकि सच हमेशा जीतता है। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी। मेरा रेस्टोरेंट और अच्छा चलने लगा। लोग मुझे सिर्फ एक बिजनेसमैन वुमेन के तौर पर नहीं, बल्कि हिम्मत और इंसानियत की मिसाल के तौर पर जानने लगे। मेरी सास अब मेरे ही घर में रहती थी। मैं उन्हें माफ कर चुकी थी और वह हर दिन मेरी मदद करती। सनम जैसी नन्ही बच्चियां रोज मेरे रेस्टोरेंट के पीछे बने छोटे से पढ़ाई और खेल के कोने में आती। उनकी खिलखिलाहट सुनकर मुझे लगता कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। रात को जब मैं अपने कमरे की खिड़की से आसमान देखती तो मुझे अपने ऊपर वाले का इंसाफ साफ नजर आता, जिसने मुझे बेकसूर होने के बाद भी दुख दिया ताकि मैं और मजबूत बन सकूं। और फिर वही इंसाफ उन्हीं लोगों के सामने ले आया जिन्होंने मेरा जीवन तबाह किया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बदले लेने से कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून तो तब मिलता है जब हम गिरने के बाद भी उठकर अपने जख्मों को दूसरों को मरहम बना देते हैं। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से शुरू हुई। मैंने अपने दिल में ठान लिया कि अब मैं हर उस औरत की आवाज बनूंगी जो हालात और झूठे इल्जामों के नीचे दबा दी जाती है। मेरे लिए यही मेरी असली जीत थी, क्योंकि मैंने बदला नहीं लिया, बल्कि इंसाफ और इंसानियत दोनों चुनी। और यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मैं अवनी कहती हूं कि मेरी जिंदगी ने मुझे सबसे बड़ी सीख यही दी है कि अगर तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है तो चुप मत रहना, क्योंकि खामोशी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मैंने भी शुरू में सब कुछ सहा, सबकी बातों पर भरोसा किया, सोचा शायद वक्त बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे। लेकिन सच यही है कि हालात कभी अपने आप नहीं बदलते। इंसान को खुद हिम्मत करके खड़ा होना पड़ता है, और जब तक इंसान अपनी आवाज खुद नहीं उठाता तब तक कोई और उसके लिए नहीं लड़ेगा। मुझे हमेशा लगता था कि माफ करना मतलब हार मान लेना, लेकिन वक्त ने मुझे समझाया कि माफ करना कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है। माफ करके मैंने अपने दिल को हल्का किया, वरना बदले की आग मुझे भी अंदर से जला देती। अगर मैं बदले की राह पकड़ लेती तो शायद मेरी राहें चैन से नहीं कटती और मेरी आत्मा हमेशा भारी रहती। मगर माफ करने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने अंदर की कैद के दरवाजे खोल दिए हों और मैं खुद को आजाद कर चुकी हूं। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो सोचती हूं कि अगर उस रात में चुप रह जाती जब मुझे घर से निकाला गया था, अगर मैंने कभी आवाज न उठाई होती तो शायद आज भी मैं उसे अंधेरे में कैद होती। इसलिए मैं हर औरत को यही कहना चाहती हूं कि चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो, सच का सामना करने की हिम्मत रखो। अगर तुम खामोश रहोगी तो तुम्हारी खामोशी तुम्हारे खिलाफ सबूत बन जाएगी, लेकिन अगर तुम बोलोगी तो शायद देर लगे मगर इंसाफ जरूर मिलेगा। ये सच है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, मगर कानून तक पहुंचने की हिम्मत इंसान को खुद करनी पड़ती है। मैंने कदम बढ़ाया तो मुझे इंसाफ मिला, लेकिन अगर मैं डर जाती तो मेरी जिंदगी उसी बोझ तले दबकर खत्म हो जाती। डर इंसान को वहीं रोक देता है जहां से उसकी असली लड़ाई शुरू होती है, और अगर तुम डर को हरा दो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। मैंने यह भी सीखा कि इंसाफ मिल जाने से ही सब कुछ खत्म नहीं होता। इंसाफ के बाद इंसानियत भी निभानी पड़ती है। मेरी सास को मैं चाहती तो सड़क पर छोड़ देती, कह देती कि यह अंजाम उन्हीं के कर्मों का है, मगर उस पल मेरे दिल ने मुझे रोका। अगर मैंने उन्हें छोड़ दिया होता तो मैं भी उसी जगह खड़ी होती जहां उन्होंने मुझे लाकर छोड़ दिया था। इंसान का असली इम्तिहान तब होता है जब उसे बदला लेने का मौका मिले और वह उस मौके पर भी इंसानियत चुन ले। मैंने वही किया, और यकीन मानो उस फैसले से जो सुकून मिला वह किसी और तरीके से नहीं मिल सकता था। अब मुझे लगता है कि इंसान की असली जीत यही है कि वह अपने दर्द को दूसरों के लिए मरहम बना दे। मैंने अपना दर्द छुपाया नहीं, बल्कि उसे ऐसी ताकत में बदल दिया जिससे दूसरों का सहारा बन सकूं। मैंने उन बच्चों की मदद शुरू की जो मासूम होकर भी हालात की मार झेलते हैं।
जब मैं उन बच्चों के चेहरे पर हंसी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी सारी तकलीफें अब किसी काम में साबित हो रहे हैं। तो मेरी सीख यही है कि कभी चुप मत रहो, सच बोलो, हिम्मत रखो और इंसाफ के साथ इंसानियत भी निभाओ। बदला लेने से सिर्फ नफरत फैलती है, लेकिन इंसाफ और दया से नई शुरुआत होती है। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा कि सच देर से सही मगर जीतता जरूर है, और अगर इंसान सच के साथ खड़ा हो तो दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। खैर, सास को अपनाने और अदालत से न्याय मिलने के बाद मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन यह अंत नहीं था। विहान और माया को मिली सजा मेरे लिए कोई उत्सव नहीं थी, बल्कि एक सबक था कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। मैंने तय किया कि मैं अपनी इस लाढ़ई को सिर्फ अपनी जीत तक सीमित नहीं रखूंगी। मैंने अपने रेस्टोरेंट के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा निकालकर अवनी फाउंडेशन की शुरुआत की। यह एक ऐसा केंद्र बना जहां उन औरतों को आसरा मिलता जिन्हें समाज और परिवार ने झूठे इल्जामों के कारण ठुकरा दिया था। अदालत के फैसले के बाद डॉक्टर ईशा का लाइसेंस रद्द होना शहर में एक बड़ी खबर बन गई। इससे अन्य भ्रष्ट डॉक्टरों में डर पैदा हुआ। मेरी सास, जो अब पूरी तरह बदल चुकी थी, मेरे फाउंडेशन में आने वाली महिलाओं को अपनी कहानी सुनाती। वह उन्हें बताती कि कैसे एक गलत फैसला पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। वह अक्सर कहती, अवनी ने मुझे माफ करके मुझे नया जीवन दिया है, वरना मैं तो अपनी ही नजरों में मर चुकी थी। कर्मों का हिसाब कुछ महीने बाद खबर मिली कि विहान की सारी जायदाद कानूनी पचदीदेछों और माया के द्वारा किए गए घोटालों की भेंट चढ़ गई। वह अब एक साधारण नौकरी की तलाश में भटक रहा था। एक शाम वह मेरे रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में वो पुराना गुरूर नहीं, बल्कि गहरी मायूसी थी। मैंने उसे अंदर बुलाया, खाना खिलाया और सिर्फ इतना कहा, विहान, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन वक्त की अदालत ने तुम्हें जो सजा दी है उसे तुम्हें ही काटना होगा। उम्मीद है अगली बार तुम रिश्तों को रिपोर्ट्स से नहीं, विश्वास से तौलोगे। वह बिना कुछ बोले सिर झुकाए चला गया। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरा इंतकाम पूरा हुआ, नफरत से नहीं, बल्कि उसे उसकी औकात और अपनी गरिमा दिखाकर। एक सुखद सवेरा आज कई साल बीत चुके हैं। सनम अब बद्दी हो गई है और मेरे फाउंडेशन की सक्रिय सदस्य है। मेरी सास ने अपने आखिरी दिन सुकून और सेवा में गुजारे। जब उन्होंने दुनिया से विदा ली तो उनके चेहरे पर पछतावे की जगह शांति थी। मैं आज अपनी बालकनी में खड़दी उगते हुए सूरज को देख रही हूं। मेरी कहानी ने मुझे सिखाया कि झूठ की उम्र छोटी होती है, चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न लगे। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ करना महानता है। माफी दुश्मन को छोटा नहीं करती, बल्कि हमें बद्धा बना देती है। एक औरत की पहचान उसके मां बनने या न बनने से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और उसकी हिम्मत से होती है। जिंदगी हमें गिराती जरूर है, पर यह हमारे ऊपर है कि हम धूल झात धाकर खड्डे होते हैं या वहीं पद्धे रहकर किस्मत को कोसते हैं। मैंने खड्डे होने का फैसला किया और आज मैं सिर्फ अवनी नहीं हूं, मैं हजारों औरतों की उम्मीद हूं। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सुबह की पहली किरण उसे चीर कर बाहर निकल ही आती है। बस अपनी आवाज और अपना विश्वास कभी खोने मत देना। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और संवाद केवल मनोरंजन व प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, असली परिवार या घटना से कोई समानता केवल संयोग मानी जाएगी। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज, वर्ग, महिला या परिवार की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हाँ तो दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल TR हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करें और हमारी इस कहानी को एक लाइक भी कर दें, साथ में हाइप भी करें। और हाँ दोस्तों, आप इस कहानी को किस शहर से सुन रहे हैं वो भी कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं। धन्यवाद।